Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? Hopes you are all fine. This is your final term. You will have to open your this book, understand and communicate. आज आपने अपनी ये बुक ओपन करनी है और सबसे पहले है आपका लेसन नंबर 21. Today we are going to read the lesson that is 21, the moon. The moon कहते हैं चांद को. मून का क्या मतलब होता है? चांद. ओके, हम इसको पहले रीड आउट करेंगे और फिर साथ में मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता दूंगी. ये जो आप हाईलाइट वर्ड देख रहे हो इसके मीनिंग भी मैं आपको लास्ट पे शो कर दूंगी, सो दैट यू मे फाइंड इट इजी व्हेन यू विल लर्न द ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट. सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने अपनी लेड पेंसिल लेनी है और जो भी मैं आपको मुश्किल मीनिंग बताऊंगी, मुश्किल वर्ड के मीनिंग बताऊंगी, तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे इस पे बुक पे नोट डाउन कर लेनी है. ओके क्लास, चलें ठीक है, इसको हम रीड आउट करते हैं. वी फाइंड दैट द मून इज़ अबाउट 2,39,000 माइल्स, जो कि अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 3,84,551 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अवे का मतलब होता है दूर. ठीक है, हमें मालूम है कि चांद ज़मीन से तकरीबन 2,39,000 मील या किलोमीटर में अगर हम देखें तो 3,84,551 किलोमीटर दूर है. एंड टू विद इन अ फ्यू थाउजेंड माइल्स, और चंद हज़ार मीलों के अंदर है. इट्स डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन द सेम. इसका जो फासला है वो हमेशा एक जैसा रहता है. डिस्टेंस कहते हैं फासले को. सेम का मतलब होता है एक जैसा. रिमेन्स का मतलब होता है रहना. Yet a very little observation shows that the moon is not standing still. अगर हम थोड़ा सा मुशाहिदा करें तो हमें उससे मालूम होता है कि चांद एक जगह ठहरा हुआ नहीं है. चांद एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, बट इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअली चेंजेस. इसकी जो डायरेक्शन है, जो इसकी सिमत है, वो हमेशा बदलती रहती है. ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को. स्टैंडिंग स्टिल का मतलब होता है एक जगह रुके रहना. इट्स डिस्टेंस, इसका फासला फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से, रिमेन्स द सेम, हमेशा एक जैसा रहता है. बट इट्स डायरेक्शन कॉन्टिन्यूली चेंजेस, लेकिन इसकी सिमत, डायरेक्शन कहते हैं सिमत को. कॉन्टिन्यूली मुसलसल, चेंजेस का मतलब होता है बदलते रहना. वी फाइंड दैट इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ सर्कल और वेरी नियरली अ सर्कल राउंड द अर्थ. और फिर क्या है कि हमें ये मालूम है कि ये ज़मीन के गिर्द एक दायरे में हरकत कर रहा है, या तकरीबन एक दायरे में ही ये अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है. यहाँ से वी फाइंड दैट इट इज़ ट्रैवलिंग इन अ सर्कल. ट्रैवलिंग होता है चक्कर लगाना, सफ़र करना. तो यहाँ पे इसका जो है ना वो हरकत करना आएगा कि ये चक्कर लगा रहा है, ये हरकत कर रहा है इन अ सर्कल, एक दायरे में, और वेरी नियरली अ सर्कल, या तकरीबन एक दायरे में, राउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द. गोइंग कम्प्लीटली राउंड वंस अ मंथ, ये क्या करता है, एक महीने में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है. और मोर एग्जैक्टली वंस एवरी 27 1/3 days. या फिर क्या होता है कि ये 27 दिनों में ही अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है. कंप्लीटली होता है मुकम्मल तौर पर. इट इज़ our नियरेस्ट नेबर इन स्पेस एंड लाइक आवर सेल्स इट इज़ kept tied टू द अर्थ बाय द अर्थ's ग्रेविटेशनल पुल. ये क्या है जी, ये खला में हमारा सबसे करीबी हमसाया है. नियरेस्ट कहते हैं करीबी और नेबर कहते हैं हमसाए को. स्पेस का मतलब होता है खला. एंड लाइक आवर सेल्व्स, और हमारी तरह, इट इज़ kept tied, ये बंधा हुआ है, टू द अर्थ, ज़मीन से, बाय द अर्थ's ग्रेविटेशनल पुल, जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं कशिश शक्ल. ये ना ज़मीन की, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ज़मीन जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल. आपने देखा होगा कि अगर दरख्त पे कोई चीज़ लगी हुई है तो वो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ जो है वो मूव करती है, हरकत करती है. और अगर आप इफ़ यू थ्रो अ बॉल इन द एयर, तो अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हो हवा में, तो ये ज़रूर वापस आती है, ये ज़मीन की किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. तो उन्होंने कहा है कि खला में ये हमारा करीब भी हमसाया भी है, और बिल्कुल हमारी ही तरह ये ज़मीन से उसकी कशिश शकल की वजह से बंधा हुआ है. एक्सेप्ट फॉर द सन द मून लुक्स द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. आसमान पर अगर देखा जाए तो सूरज के अलावा सिर्फ ये एक चांद ही है जो हमें बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है. बिगेस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत बड़ी चीज़. एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ सो नियर टू अस. हकीकत में ये बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें ये बड़ा क्यों नज़र आता है, क्योंकि ये हमसे बहुत करीब तरीन है. इन लास्ट पैराग्राफ वी हैव रीड दैट दिस इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ये हमारा खला में करीबी हमसाया है, इस वजह से ये हमें बहुत बड़ा नज़र आता है.
बिग का मतलब होता है बहुत बड़ा, और स्मॉलेस्ट कहते हैं बहुत छोटे को। इट्स डायमीटर इज ओनली 2160 माइल्स, अगर हम इसको किलोमीटर में देखें तो 3389, और अ लिटिल मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर कहते हैं कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो ना, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, डायमीटर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल को आप सेंटर से जब कट कर देते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। इसका डायमीटर कितना है, 2160 मील, और अगर किलोमीटर में देखें तो 3300, ये जो है 89 इसको बोलते हैं। और अ लिटिल मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, या फिर अगर ज़मीन के डायमीटर से देखें तो ये तकरीबन ज़मीन के कतर की चौथाई से भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। Once a month, or more exactly once every 29 1/2 days, at the time we call full moon, its whole disk looks bright. अब देखें कि हर महीने में ये तकरीबन जो है ना वो हर महीने बाद अपना चक्कर मुकम्मल करता है। अगर हम दुरुस्त तौर पर देखें तो ये तकरीबन 29 दिनों में ही अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है, और ये बिल्कुल ब्राइट रोशन नज़र आता है। होल डिस्क, डिस्क आपने देखा होगा ना, सीडी डिस्क जैसे होती है, वो एक गोलाई में होती है, तो यहाँ पे डिस्क का वर्ड यूज़ किया गया है इसको शो करने के लिए। उन्होंने कहा है कि तकरीबन ये 29 दिनों में ही जो है ना अपना चक्कर मुकम्मल कर लेता है, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फुल मून, पूरा चांद। जबकि इट्स होल डिस्क, इसकी तमाम जो डिस्क होती है, लुक्स ब्राइट। और ये इसको जब हम पूरा चांद कहते हैं तो इसकी जो डिस्क होती है वो पूरी तरह से रोशन होती है। At other times, only part of it appears bright, and we always find that this is the part which faces towards the sun, while the part facing away from the sun appears dark. देखें तो बाज़ औक़ात ये होता है कि इसका कुछ हिस्सा जो है ना हमें रोशन नज़र आ रहा होता है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये वो हिस्सा है जिसका रुख जो है वो सूरज की जानिब होता है, यानी चांद का वो हिस्सा जिसका रुख सूरज की जानिब होता है वो हमें रोशन नज़र आता है, और जो पार्ट जो है फेसिंग अवे फ्रॉम द सन अपीयर्स डार्क। और अगर कोई हिस्सा जो है वो सूरज की जानिब से उसका रुख दूसरी जानिब हो तो वो क्या होता है, अपीयर्स डार्क, वो हमें तारीक नज़र आता है। आर्टिस्ट कुड मेक देयर पिक्चर्स बेटर इफ़ दे केप्ट दिस इन माइंड। अगर मुसव्विर होता है तस्वीरें बनाने वाले, अगर मुसव्वर को ये पता चल जाए अपनी तस्वीरों को बेहतरीन बना सकते हैं अगर वो ये बात जो है वो जहन में रखें। ये बात क्या है जी, ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द मून विच आर लाइटेड अप बाय द सन आर ब्राइट, के सूरज के चांद के जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या होते हैं, रोशन होते हैं। दिस शोज़ दैट द मून गिव्स नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये रोशन होता है, तो इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होगी। दिस शोज़ दैट द मून गिव्स नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। इट मैरीली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से ही रिफ्लेक्ट करता है, मुनकिस होता है। लाइक अ ह्यूज मिरर हंग इन द स्काई, और ऐसा लगता है कि आसमान में एक बहुत बड़ा जो आईना है वो लटक रहा है। डन क्लास? ओके, वी हैव डन आर ट्रांसलेशन। नाउ लेट्स चेक आउट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। ये जो मैंने हाईलाइट मीनिंग किए हुए थे, हाईलाइट वर्ड किए हुए थे, उनके मीनिंग है, यू जस्ट हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। आपने इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन नहीं करना, इनको आपने सिर्फ लर्न करना है। योर फर्स्ट वर्ड इज डिस्टेंस, इसका मतलब होता है फासला। सेम, सेम का मतलब होता है एक जैसा। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहदा, और ट्रैवलिंग कहते हैं सफ़र कर रहा। कॉन्टिन्यूली कहते हैं मुसलसल, और ग्रेविटेशनल पुल होती है कशिश शकल, अपनी तरफ खींचना। अपीयर्स कहते हैं ज़ाहिर होना, रिफ्लेक्ट्स मुनकिस होना, हंग का मतलब होता है लटका हुआ, और मिरर कहते हैं आईने को। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स हैं। ओके, ये वो थी ट्रांसलेशन जो अभी हमने की। फॉर योर कन्वीनियंस आई विल सेंड यू द पिक्स ऑफ दिस ट्रांसलेशन, मैं आपको इसकी पिक सेंड कर दूंगी सो दैट यू मे फाइंड इट व्हेन ईजी व्हेन यू विल लर्न द लेसन। नाउ यू विल हैव टू ओपन योर इंग्लिश ए नोटबुक, और आपने यूनिट पेज रेडी करना है। एज़ यू ऑल नो वेरी वेल कि हम किस तरह से यूनिट पेज रेडी करते हैं। आफ्टर दैट इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर अस टू नो दैट इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। आपने लिखना है यूनिट 21। यूनिट 21 हमारा है द मून। इसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे 5, और पार्ट एक 2 पोर्शन है, 1 एंड 2। 1 जो होगा वो हमारा मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट है, और 2 जो है वो हमारे सेंटेंसेस हैं। 1 वाला पार्ट आज हम करेंगे, और 2 हम अपनी नेक्स्ट उसमें करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑन बुक, ऑब्जेक्टिव जो है वो हम बुक पे सॉल्व करेंगे। यस, यू कैन सी नाउ पार्ट ए मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। आप ये जो अंडरलाइन वर्ड हैं
ये हमारे वर्ड्स हैं और ये हमारे मीनिंग है। आपने क्या करना है, एक लाइन में वर्ड्स लिखना है और दूसरे में मीनिंग लिखने हैं। योर फर्स्ट वर्ड इज़ अ वेरी लिटिल ऑब्जर्वेशन, इसका मीनिंग है अ लिटिल स्टडी, मुशाहिदा करना। सेकेंड वन इज़ नॉट स्टैंडिंग स्टिल। नॉट स्टैंडिंग स्टिल हमने पढ़ा है कि एक जगह रुके ना रहना, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मूविंग। नेक्स्ट है और नियरेस्ट नेबर, हमारा करीबी हमसाया, हेवनली बॉडी नियरेस्ट टू और अर्थ, हमारे ज़मीन के करीब तरीन। टाइड टू द अर्थ, ज़मीन के साथ बंधे हुए रहना, अट्रैक्टेड टू द अर्थ, ये इसका मीनिंग है। मार्कर से आप ये अंडरलाइन वर्ड लिखोगे और पेन से आप इनके मीनिंग लिखोगे। अ ग्रेविटेशनल पुल, अ पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ। इट्स होल्ड इज सर्कुलर सरफेस ऑफ मून। इट्स आउटलाइन, आउटलाइन एज को कहते हैं, लाइन दैट शोज इट्स आउटर एज, एक लाइन होती है जो कि उसके आउटर एज को, बाहर वाले किनारे को शो कर रही होती है। रिफ्लेक्ट अनकंफर्टेबल, ब्रिंग डिसकंफर्ट, रिफ्लेक्ट अनकंफर्टेबल होता है गैर आरामदेह, यानी आराम महसूस ना करना। योर नेक्स्ट वर्ड इज लाइटन, लाइटेड अप, लाइटेड अप का मतलब होता है रोशन, ब्राइटन। लूनर इनहेबिटेंट्स, डिवेलर्स ऑफ मून, इनहेबिटेंट्स कहते हैं रहने वालों को, बाशिंदों को। ओके जी, ये 9 ही है, दोबारा सुने। जो अंडरलाइन वाले वर्ड हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, ये आपने मार्कर से लिखने हैं और जो मीनिंग है वो आपने पेन से लिखना है। इज दैट क्लियर? नाउ यू विल हैव टू ओपन योर इंग्लिश बी नोटबुक। इंग्लिश बी पे आपने ये काम करना है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ यूनिट पेज, आपने जिस तरह से ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के आपने पेज रेडी किया हुआ है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में 16 कर चुके हैं पैराग्राफ। आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 18। ओके क्लास, उर्दू आपने नहीं लिखनी, ये आपकी ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन जो बुक है वहाँ से आप लोगे और वहाँ से आपका पैराग्राफ क्या है, 18 पैराग्राफ है, वो आप टिक कर लोगे, ऊपर लिख लोगे थर्ड टर्म। इंग्लिश देखते हैं इसकी। एक नौजवान बाग में बैठा था। अ यंग मैन वॉज सिटिंग इन द गार्डन, वो कुछ फिक्रमंद था। ही वॉज अ बिट वरीड, कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। आफ्टर सम टाइम एन ओल्ड मैन एंटर्ड द गार्डन, इसने नौजवान को एक खत दिया। ही गेव अ लेटर टू द यंग मैन, नौजवान ने खत खोला और इसे पढ़ा। यंग मैन ओपन द लेटर एंड रीड इट, वो खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। ही बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर रीडिंग इट, इसके फिक्रमंदी के आसार गायब हो गए। हिज साइंस ऑफ एंग्जाइटी डिसअपीयर्ड, इसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक द ओल्ड मैन। आपको पता है कि इसकी उर्दू आपको पेपर में आएगी और आपने इसकी इंग्लिश लिखना होगी, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने उस बुक से उर्दू देखनी है और जिस तरह से मैंने ये रीड आउट किए हैं ना, एक नौजवान बाग में बैठा था, आपने बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेशन करनी है। और आप देख रहे हैं कि ये सारा पैराग्राफ हमारा पास्ट टेंस में है, तो टेंस आपने चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक द ओल्ड मैन, अगर आप थैंक्स लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। कोई फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आप गलत नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? लेट्स चेक आउट द डायरी। योर डायरी इज यूनिट 21 ट्रांसलेशन हाफ, जितनी अपने आज पढ़ी है। पार्ट ए, पार्ट ए क्या था, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट आपने लर्न करने हैं और पैरा 18 आपने लर्न करना है विद स्पेलिंग। दिस इज योर डायरी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।